नमस्कार दोस्तों, ओल्ड माउस में आप सबका स्वागत है। फिलोसॉफी ऑप्शनल का 2021 का मेंस का पेपर 1 एनालिसिस हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, सेक्शन है वेस्टर्न फिलोसॉफी का, हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा काफ़ी हद तक ट्रिकी था और इन डिटेल था। डेफिनेटली जो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी सब्जेक्ट का, या जो हमें क्लास नोट्स में हम हमने पढ़ा होता है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो उससे अलग भी कुछ डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। फिलोसॉफी के वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो डेटा बहुत वास्ट है। हालांकि हम उतना रेफ़र नहीं करते अपनी यूजुअल स्टडी में, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे जो मैं हर बार कहता हूँ कि 70-30 का रेशो होना चाहिए। ये क्या होता है, इसके ऊपर भी कई सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, बट बहुत सिंपल लॉजिक है। 70% ही आपका कवर होगा जो आपके टेक्स्ट बुक्स है वहाँ से, लेकिन 30% जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे पढ़ते रहना पड़ेगा। यानी कोई आर्टिकल उससे रिलेटेड, कोई ना कोई पब्लिश किया हुआ पेपर, कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बुक, या कहीं पे भी आपको अगर उस रेफरेंस में कुछ पढ़ने मिलता है तो वो रेफ़र करना ही चाहिए। बिकॉज ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये कैंडिडेट के एक जेनेरिक प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं बाहर होते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें काफ़ी एनालिसिस स्टूडेंट को करना पड़ेगा समझने के लिए भी एग्जैक्टली कि वो क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर लिखना इज़ आफ्टर ऑल अ वेरी डिफरेंट केस देन। तो ये जो क्वेश्चन है, आप उसकी लेंथ दे सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग है 20 मार्क्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन का पूछने का नज़रिया देखो पहले कि व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय मूर इन हिज पेपर। पेपर का नाम दे दिया, अननेसेसरी है, अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। ये पेपर जेनेरिकली प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स को पता है, बट सिर्फ ऐसा लगना चाहिए ना, ये एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो वो होना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कैंडिडेट के माइंड के ऊपर, इसीलिए वो ऐसे कुछ प्रयास करते हैं। टू प्रूव दैट देयर आर पॉसिबल प्रपोजिशंस अबाउट द वर्ल्ड दैट आर नोन टू बी ट्रू विथ सर्टेनिटी। अभी फोकस ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि कोई प्रपोजिशंस जो वर्ल्ड के रेफरेंस में, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये किस आधार पे मूर एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, उसके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है इस पे क्वेश्चन है। लेकिन अननेसेसरीली डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस का पेपर लिखना, ये सब ये होता है अननेसेसरी फैक्ट इन द क्वेश्चन। ठीक है। डू you think Moore's argument provide a sufficient response to objections presented by the skeptic against the possibility of a knowledge? Give reasons in support of your answer. नाउ ये एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि डेबिट स्केप्टिसिज्म या स्केप्टिक लोग जो थे, उनका आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड कि हम उसको कभी जान ही नहीं पाएंगे, इट इज़ अननोएबल टू अस, ऐसा जो वो मानते हैं, उसके अगेंस्ट में मूर का आर्ग्यूमेंट क्या है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड और उसके पॉसिबल प्रपोजिशंस के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपको मूर के जो जेनेरिक क्लासेस में नोट्स दिए गए हैं कहीं पर भी नहीं मिलेगा, not even in my class notes that I have recently made, because ये स्पेसिफिकली किसी एक एंगल से पूछा गया है, कंसिडरिंग कि कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे ही ना, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है एक्चुअली बिटवीन मोर एंड द स्केप्टिकल पीपल कि किस आधार पे वो एक दूसरों को काउंटर कर रहे हैं। ये पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी आपका दिमाग सुन हो जाएगा। तो यूजुअली हम इतने क्रिटिकल डेटा को फिलोसॉफिकल डायमेंशंस में रेफ़र नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते कि ऐसा सवाल आ सकता है। बट यो यूपीएससी का ये स्टाइल है, दे चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ कैंडिडेट। तो मुझे नहीं लगता कि एक या दो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आई एम स्पेसिफिकली रेफरिंग टू इन दी वेस्टर्न फिलोसॉफी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी ये क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन। This was a typical debate between Moore and skeptical philosopher. Moore argued against the claim of a skeptic that we do not know anything about external world. Skepticism specifically ये करते कि हम जान नहीं पाते कि एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जैक्टली क्या है। सो आप जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे ना एक्सटर्नल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के सपोर्ट में, तो वो सारे वो डिनाई करेंगे। कौन? स्केप्टिकल पीपल। ठीक है। मूर आर्ग्यूज दैट माई बॉडी दैट इज एक्सटर्नल टू माई माइंड मीन्स that is existed at specific time. There in no case follows the proposition that I was having experience of it. यानी एक स्पेसिफिक डायमेंशंस में अगर देखा जाए तो मेरी बॉडी एग्जिस्ट करती थी और किसी टाइम पीरियड में किसी प्लेस पे, लेकिन इज इट नेसेसरी दैट आई वॉज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इट?
ये फॉलो नहीं होता ना कि मुझे ये बॉडी एक्सटर्नल टू माइंड है, इसका मतलब स्पेसिफिकली उसका एक्सपीरियंस एग्जिस्ट होता है, ये कैसे एडमिट कर ले हम। सो मोर आर्ग्यूज दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट बीइंग परसीव्ड। मुझे वो दिखे या ना दिखे, लेकिन वो परसीव एग्जिस्ट होते हैं इवन व्हेन यू आर नॉट परसीविंग इट। दिस सजेस्ट टू पार्ट स्ट्रेटेजी। वन, टू फाइंड सिमिलर, फाइंड चाहिए वो, टू फाइंड सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉडी विच कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन अनपरस्यूड। पहला पार्ट तो ये है उसके ऊपर के एक्सप्लेनेशन का कि there are certain objects which can exist even when not pursued, and second gives argument in favor of an object of such object। अब जैसे कि मेरी बॉडी जब मैं नहीं देख रहा हूँ तभी भी वो when I am not perceiving it वो एग्जिस्ट करती है, ये मूर का पहला मानना है। और साथ ही साथ उसके पैरेलली फिर ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट है जो मैं परसीव नहीं कर रहा हूँ वो उसी आधार पे उसके एग्जिस्टेंस का भी आर्गुमेंट देंगे, राइट। टू जस्टिफाई द फर्स्ट स्ट्रेटेजी ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ अ सोप बबल। ये एक फेमस एग्जांपल है, मूर के राइटिंग में मिल जाएगा आपको, कि वो कहते हैं कि सोप बबल अभी मैं देख रहा हूँ तो वो रोटेट यानी घूम रहा है कहीं से, तो ऐसे आ रहा है इधर से लेफ्ट से राइट जा उसका मूवमेंट हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ। बट द मोमेंट आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट द सोप बबल डज दैट स्टॉप एग्जिस्टिंग। यानी अभी के लिए मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन नज़रअंदाज होके मानो मेरे यानी बैक ऑफ द माइंड यानी बैक ऑफ द ब्रेन साइड वो गया, अगर बबल हवा आती है ऐसा जो भी मूवमेंट होता है उसका, तो क्या वो सोप बबल जो कुछ मोमेंट पहले मुझे दिख रहा था और उसके एग्जिस्टेंस को मैं एक्सेप्ट कर रहा था, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट व्हेन आई एम नॉट परसीविंग इट उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है जस्टिफाई करने की द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन नॉट परस्यूड। ही आर्ग्यूज फॉर हाउ रियल सोप बबल इज डिफरेंट फ्रॉम हेल्यूसिनेशन ऑफ अ सोप बबल। तो वो कहते हैं हेल्यूसिनेशन नहीं है ये रियल सोप बबल है जो आप परसीव कर रहे हो, और इवन इफ यू आर नॉट परसीविंग इट इट इज स्टिल एबल टू एग्जिस्ट। हाउएवर दिस आर्गुमेंट डजंट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ए एक्सटर्नल वर्ल्ड। ऑब्वियसली इसमें कोई बहुत लॉजिकल या ऐसा रैशनल क्लेम हमें नज़र नहीं आ रहा है। सो द सेकंड स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी एग्जामिन। वो कौन सी है कि ऐसे सिमिलर ऑब्जेक्ट लाइक वो सब बबल का हो, हमारे बॉडी का हो, जो भी है। Surprisingly, he argues the existence of two human hands by merely showing the gestures of it। तो उनको पूछा जाता है मूर को कि आप अपने दोनों हाथ का, वो कहते हैं मैं तो अपने दोनों हाथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो बताता हूँ। तो वो पहले कहेंगे कि आई एम रेजिंग माई यानी विद सर्टेन जेस्चर आई एम शोइंग दिस इज माई राइट हैंड, एंड सिमिलरली विद द सिमिलर जेस्चर ही रेजेस द लेफ्ट हैंड एंड सेज दैट दिस इज माई लेफ्ट हैंड। अब इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बट मूर अपने ह्यूमन हैंड का एग्जिस्टेंस इस प्रपोजिशंस के आधार पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मूर प्रूव्स इप्सो फैक्टो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड। वो कहते हैं इप्सो फैक्टो यानी ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि देखो राइट हैंड बोलने के बाद ये आई एम नॉट रेफरिंग टू समथिंग एल्स। व्हेन आई से राइट हैंड आई एम पॉइंटिंग टू समथिंग डेफिनेटली इन सर्टेनिटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वो और लेफ्ट हैंड कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो ये इप्सो फैक्टो का मतलब होता है इट इज़ रेफरिंग टू दैट सर्टेन फैक्ट। ये बहुत सिग्निफिकेंट है अगर देखा जाए माइन्यूटली तो। इसीलिए मूर को हम डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस के आधार पे वो बोलते हैं अरे फैक्ट है ना, यू कैन सी इट, यू कैन वेरीफाई इट। आप उसको व्हेन यू से राइट हैंड यू आर नॉट रेफरिंग टू द लेफ्ट हैंड, यू आर नॉट रेफरिंग टू टेबल, यू आर नॉट रेफरिंग टू चेयर or your leg or your brain or nose or eyes whatsoever। when I say right hand, so through my gestures of the right hand I can explain you the existence of my right hand। so ipso facto he proves the existence of an external world by utilizing the strategy of two human hands। Similarly, he says that in number of other ways the other object of the world can be proved to be exist। यह है मूर की strategy। However, whatever proofs Moore claiming for the existence of the world are certain sort of the arguments which are based on the common sense philosophy। They are not the rational arguments or they are not the reasons as such on the grounds of which we can consider it as a rational theory of existence of an external world। So वो सिर्फ argument दे रहे हैं। Moore certainly admits that whatever is known sometimes cannot be proved with certainty। ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मूर का कि जो आप जानते हो
उसको प्रूव करते ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। Thus, based on such premise, he goes again closer to the skepticism, as they also similarly claim about unknowability of the external object. वो वही तो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को जाना ही नहीं जा सकता। बट मूर सर्टेनली, इसके आगे और बहुत बड़ा डिस्कशन है, आई हैव जस्ट कट शॉर्टेड हियर so as to inculcate and understand what exactly the question and its focus is upon. ठीक है, so the definiteness of the question is here that whatever 6 points I have covered here, but again the debate goes on because the premises with which he consider that knowability of the fact, the ground behind the acceptance of such a premise is again a matter of question. But for that argument, in order to prove the premise, he comes up with the same argument that whatever is known sometimes cannot be proved. इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्टॉप किया, so that स्केप्टिसिज्म वालों के आर्गुमेंट के थोड़ा सा क्लोजर हम जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली मूर ऑल्सो एंड्स अप certainly and goes closer to the skeptical way of thought, okay, regarding the external object. However, ये क्वेश्चन जो है, ये जो लास्ट पार्ट है, डू यू थिंक द मोर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड अ सफिशिएंट रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्शंस प्रेजेंटेड बाय द स्केप्टिक अगेंस्ट, तो वो डेफिनेटली आंसर आएगा कि दे हैव नॉट डन, बिकॉज दे ऑल्सो सर्टेनली वेंट क्वाइट क्लोज टू द skeptical view of the external object. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नॉट सो यूजुअल, जो स्टूडेंट जिस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं ना, उसके बिल्कुल भी नज़दीक में भी कहीं भटकने वाला क्वेश्चन नहीं था ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। व्हाट अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन आर बेसिक पर्टिकुलर्स, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। व्हाट रीजंस डज स्ट्रॉसन ऑफर टू बिलीव दैट द मटेरियल बॉडीज एंड पर्सन्स आर बेसिक पर्टिकुलर्स, क्रिटिकली डिस्कस। 15 मार्क्स का सवाल है। ये ओल्ड मार्क्स के जो वेस्टर्न फिलोसॉफी का बुक है, या क्लास नोट्स हम कहते हैं, रेफर करते हो, पेज नंबर 264 पे आप उसको देख सकते हो। So according to Strawson, basic particulars are that which need no other reference for its identification. ये पहला point. For him, they are the material bodies and persons. Strawsonian person is understood distinct from the material bodies that can be observed customarily, while material bodies are the basic to our schemes of identification. Unlike Locke, who concludes that we are immaterial entities, Strawson discusses the correct application of the various terms which stands for the material bodies that can also be applied to ourselves as a person. So for that, but the question arises how to describe the conception of a material body in terms of predication. Strawson came up with two kinds of a predication, that is M and P, applicable to material bodies and to the persons respectively. Strawson maintains the difference between material body and person through the criteria of an identification. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पे, दो दे आर बेसिक पर्टिकुलर, स्टिल दे आर बीइंग डिफरेंशिएटेड। तो उसका ग्राउंड क्या है? क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि जिस प्रकार से हम मटेरियल बॉडीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलरली कुछ आइडेंटिफिकेशन के ग्राउंड्स पर्सन्स के लिए भी वेरी होते हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया ही मैटर करता है, and that's how you can differentiate it between these two. He argues that it is sensible to say that a person is happy, while it is no less sensible to say that the very same person is 6 feet tall. Now, the physicality of a person can be identified with the material body, but the material body cannot be identified with the happiness of a person. Hence, they stand uniquely different. यानी पर्सन का हैप्पीनेस और किसी मटेरियल बॉडी के प्रॉपर्टीज़, इनको कोरिलेट अगर हम करें, तो हमें देख सकते हैं कि मटेरियल बॉडीज़ में जो 6 फीट वाला जो एक यहाँ पे ये दिया हुआ है क्राइटेरिया, वो शायद मटेरियल बॉडीज़ में भी हो सकता है जो पर्सन में 6 फीट वाला है। तो मटेरियल को आप कह सकते हो, हाँ चलो, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो 6 फीट है, तो मटेरियल जो है वो भी 6 फीट हो सकता है। तो दे आर क्वाइट सिमिलर, वेयर द डिफरेंस लाइज। So that's why he has talked about the happiness. Okay, so that is how we can differentiate. Hence, they stand uniquely different and can be differentiated through the criteria of identification as said by Strawson. ये point था। Person are irreducible to parts and are thus primitive in just the same way in which the material bodies have been said to be. अब आप कहोगे कि मटेरियल बॉडीज तो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, तो पर्सन भी डिवाइड किए जा सकते हैं ना वैसे,
लेकिन व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ पर्सन, वी आर रेफरिंग टू समथिंग जिसका थोड़ी देर पहले हम हैप्पीनेस और उसके फिजिकल डायमेंशंस दोनों भी बात की है। आगे जो एग्जाम्पल है उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल एक्स। अब ये इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, पहले ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल ले लो एक्स, तो वो कहते हैं दिस मीन्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल एक्स अंडर ऑल द एम प्रेडिकेट ट्रू विदाउट आइडेंटिफाइंग इट एज अ पर्सन। कैसे? सो टू आइडेंटिफाई एक्स एज अ पर्सन इट इज नेसेसरी टू अस्क्राइब हिम एटलीस्ट वन पी प्रेडिकेट। वो कोई भी इंडिविजुअल को आप एम प्रेडिकेट से डिफरेंशिएट करके पी प्रेडिकेट अगर पर्सन कहना चाहते हो तो उसको कोई ना कोई पी प्रेडिकेट अस्क्राइब करना चाहिए। जैसे हैप्पीनेस है, जो कॉमनली आप वेस्ट मटेरियल बॉडीज में नहीं देख सकते। दैट्स द मेजर अकाउंट ऑफ difference, okay? Hence both these, that is the material bodies and persons, are basic particulars irreducible। आप उसके और बेसिकली उसके नीचे जाके आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। आई बात ध्यान में? तो ये इनके बेसिक पर्टिकुलर इसलिए माने गए हैं जिसके आधार पे वो आगे की फिलॉसफी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3B। थोड़ा सा इजी था उसके ए के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3C। critically examine the Quine's postulate of empiricism without the dogmas with reference to his two dogmas of empiricism। अब ये भी कुछ स्टूडेंट्स को बाउंसर गया होगा, क्योंकि पढ़ते वक्त क्रिटिकली एग्जामिन छोड़ा, फिर क्वाइंस पोस्टुलेट ऑफ एम्पिरिसिज्म विदाउट द डॉगमास विथ रेफरेंस टू हिज टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। तो डेफिनेटली जो एक घिसा पिटा मटेरियल जो आपको क्लास नोट्स में मिलेगा वो यही है कि एनालिटिक सिंथेटिक, उसके अगेंस्ट मूर के आर्ग्यूमेंट, और वो जो वही दो डोगमाज है जो एम्पिरिसिज्म के अगेंस्ट वो हाईलाइट करके बताते हैं कि एम्पिरिसिज्म जो है लॉजिकल, या जिसको हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, वो टोटली फेक है। उसका कोई स्ट्रॉन्ग नहीं ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, रीज़न नहीं है, क्योंकि एनालिटिक कैन नेवर बी डिफाइंड, जो ये आर्ग्यूमेंट है क्वाइन का। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है तो कैंडिडेट यही सब लिख के आ जाता है, उसको लगता है मैंने इतना लिख दिया हो गया, यही शायद क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है। आई थिंक कुछ नया नहीं पूछा है, क्योंकि सिलेबस में तो उतना ही पार्ट दिया है, मैं उतना ही लिख के आ जाऊँगा। सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली दिस क्वेश्चन वॉज नॉट ऑफ दैट रेफरेंस। इट वॉज सर्टेनली क्वाइन ने कभी तो एम्पिरिसिज्म विदाउट डोगमास ऐसा अपना ही एक थ्योरी प्रोपाउंड करने का प्रयास किया है। द पोस्टुलेट ऑफ द एम्पिरिसिज्म विदाउट द डोगमास, वो कहता है विदाउट डोगमास भी मैं एक एम्पिरिसिज्म बना के दिखाऊंगा आपको। तो वो जो एम्पिरिसिज्म जिस प्रकार से लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाय क्रिटिसाइजिंग द टू डोगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, वो इससे ये सजेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपको एक एम्पिरिसिज्म दूंगा विदाउट द डोगमास, जिसके ऊपर एक सवाल है और उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा है। सो इट इज़ इम्परेटिव एटलीस्ट कि कैंडिडेट को पहले ये क्वाइन का जो पॉस्टुलेशन ऑफ एम्पिरिसिज्म विदाउट डोगमास क्या है ये पहले तो पता होना चाहिए। इसीलिए कहीं पे भी किस प्रकार से रिफ्यूट करते हैं वो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म को, ये आंसर में कहीं पे भी आना भी नहीं चाहिए, वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ये इसका सबसे मेजर अंडरस्टैंडिंग है। इसका सोर्स आपको जो मैंने पेज नंबर लिखा है 256, हालांकि ये सिर्फ एक सर्टेन रेफरेंस में है, पूरा डायमेंशन इसमें भी प्रेजेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज फोकस्ड अपॉन द हीटेड डिबेट बिटवीन द क्वाइन and logical positivist, also called logical empiricist or neo-positivist. Quine advocated a theory called empiricism without two dogmas in order to criticize logical positivist. ये क्यों एडवोकेट किया उन्होंने? इन ऑर्डर टू रिप्लेस द लॉजिकल empiricism by his empiricism without the dogmas. The question was focusing not on how Quine rejected two dogmas of empiricism, rather it was based on how लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट रिजेक्टेड क्वाइंस आर्गुमेंट। ये थोड़ा सा वो है क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है ना सिंपली, तो डेफिनेटली लॉजिकल पॉजिटिविस्ट या एम्पिरिसिस्ट के आर्गुमेंट क्या है वो भी इसमें आने चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वेयर अवेयर ऑफ द इश्यूज एग्जिस्टिंग इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रपोजिशंस, सो कार्नाप डिड एग्री इन प्रिंसिपल विद द क्वाइंस पोजिशन। कहीं ना कहीं पे जिसका आधार लेके
क्वाइन ने लॉजिकल एम्पिरिसिज्म को क्रिटिसाइज किया है, वो कहीं ना कहीं पे खुद लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी जानते थे, इसलिए इन प्रिंसिपल दे एग्रीड विद द क्वाइंस पोजीशन। हियर एम्पिरिसिज्म विदाउट टू डॉगमास वाज क्वाइंस नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, was a mere criticism with no suggestion of a bright replacement. Certainly, जो एम्पिरिसिज्म विदाउट टू डोगमास जो उन्होंने एक सजेस्ट किया है, जिसके बारे में वो स्पेसिफिकली एडवोकेट करते हैं उस थ्योरी को, उसमें सिर्फ उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है उसका। जब भी कोई क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे एरिस्टोटल प्लेटो के क्रिटिसाइज करते हैं या उनके कहीं ना कहीं लूप होल्स हाईलाइट करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके पास सॉल्यूशंस है। बट क्वाइन का वैसा नहीं हुआ, क्वाइन ने सिर्फ क्रिटिसिज्म किया है, उसके बाद कोई ब्राइट रिप्लेसमेंट उसका दिया नहीं है। इट वॉज क्वाइट अ गुड इक्विवेलेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिज्म कॉन्ट्रास्टिंग विद द ओल्डर और डॉगमेटिक टाइप्स ऑफ पॉजिटिविज्म। ये जो एम्पिरिसिज्म विदाउट टू डोगमास जो है क्वाइन का, वो कुछ हद तक एनसाइक्लोपीडिज्म के अनुसार थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखाई देता था। जो एनसाइक्लोपीडिज्म इज़ नथिंग बट जो थ्योरी ऑफ साइंस के अनुसार जिसको हम रेफर करते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़ आस्किंग अबाउट, कि सिर्फ नॉट अबाउट द एग्जिस्टेंस बट उसका इन डिटेल आर्ग्यूमेंटेशन क्या है और उसके रीजनिंग क्या है। At last, Quine advocated the holistic approach as a better conception than analyticity proposed by Carnap. डेफिनेटली इसके बारे में कुछ जो क्वाइन के टू डोगमाज है वो थोड़े से बम्बार्ड हुए थे, लेकिन क्वेश्चन वाज ऑन कि एग्जैक्टली ये एम्पिरिसिज्म विदाउट डोगमास के रेफरेंस में क्या आर्गुमेंट है। दो क्वाइन वाज नॉट क्रिटिकल ऑफ द लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, rather he advocated it as a tool to argue for a new type of empiricism, और वही है इनका एम्पिरिसिज्म विदाउट टू डोगमास। तो वो क्या एम्पिरिसिज्म था, इस प्रकार से ये सवाल कोट किया गया है, जो हमने कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस। काफ़ी डिफरेंट से सवाल पूछे थे, हर बार ये ऐसे ही आते हैं कहीं ना कहीं सवाल लेके, सो उसके लिए चॉइस होता है। और जैसे हम जैसे टीचर्स जो पढ़ाने में यहाँ पे मार्केट में प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली उनका ये दायित्व होता है, उनका ये काम होता है कि ऐसे जो आने वाले सवाल है, तो जो पार्ट हम रेफ़र नहीं करते और स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचाते, तो ये प्रयास होना चाहिए अभी हमारा कि हमने ये भी डेटा स्टूडेंट तक देना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं ये सारा जो आपको अभी बताया, इसका डिटेल अकाउंट मैं अपने जो क्लास नोट्स है ओल्ड मॉन्क्स फिलोसॉफी के, उसमें इनकलकेट तो करूँगा ही। आने वाले एडिशन में आपको वो अपडेटेड मिल ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी प्रयास करूँगा कि कभी कभी हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, हमें लगता है कि यही साइड सच है, इतना ही प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी हैव ऑल दी पावर इन लाइज इन इट्स ओन हैंड, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए भी रेडी होना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रिपरेशन हो कि एक आध दूसरा क्वेश्चन लगे कि मुझे नहीं आता है, लेकिन पेपर देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि मेरा 90% इसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। भले ही आपको चॉइस है वहाँ पे, हम सब जानते ही है कि इंडियन से 2 उठाते हैं हम लोग, वेस्टर्न से 1 उठाते हैं, लेकिन वेस्टर्न से 2 उठाने की हिम्मत अगर हमारे अंदर आती है, उतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होता है, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा फिलोसॉफी ऑप्शनल में, दैट्स माय प्रॉमिस। तो थोड़ा सा मैं भी इस पे काम करूँगा, लेकिन जब तक आप लोग भी उस पे काम नहीं करेंगे, मेरे हार्ड वर्क्स कोई भी फलदायी नहीं रहेंगे। वो आपको फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। माय कर्मास विल ओनली बी लाइक कि बस मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने एक्सटेंड किया है, सो दैट आने वाले पीरियड में कुछ अगर इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो शायद जो भी पढ़ेगा, एक आधा भी स्टूडेंट पढ़ लेता है, तो शायद उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा उसका। So considering this, I will definitely expand. So thank you for watching, guys. Any issues, so you can directly contact this WhatsApp number, mail ID और ऑनलाइन बैच तो ऑलरेडी सब उसके नोटिफिकेशंस वी आर प्रोवाइडिंग। ये सब आपको मिलेगा उसमें, 4 बुक्स, 24 आवर टेस्ट सीरीज़ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, गाइडेड डेडिकेटेड गाइडेंस, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।